तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी काम हैं, चाहे कोई भी काम आप ले लो, उन्होंने सिर्फ एक ही बात करी कि हमारे लोग जागें, हमारे लोग अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर हो जाएं, खड़े हो जाएं और उसके लिए अपना खून तक, अपना बलिदान तक देने के लिए तैयार रहे। इस बात के लिए सारा संघर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। और वो कौन सी बातें थी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है? एक तो शिक्षा ही है, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था है इसमें क्या चीज है? ज्ञान, जो आपके लिए नहीं है, जो मेहनत का समाज के लिए नहीं है, जिसके रास्ते आपको पता है कहानियों का, कि यदि कोई बंदा लुक छुप कर भी ज्ञान ले लेता था, कहानियां आती हैं ऐसी एकलव्य की, तो उसके भी वो जो उसने प्राप्त कराया शिक्षा, वो भी उसका अंगूठा काट लेते, यानी कि छीन लेते थे। वो प्रैक्टिस ना कर सके, वो उसका उपयोग ना कर सके, जो उसने खुद अपनी मेहनत से सीखा है छुप छुपा करके, उसको भी वापस ले लेते थे षड्यंत्रों के द्वारा। कि ये ना हो, शिक्षा सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा के अंदर। यदि आप अपना धंधा बदलना चाहते हैं, जो पुश्तैनी तौर पे हमारे को दिया गया है, वो आप शिक्षा से ही बदल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के अंदर आप खपते चले जाएंगे। यदि आपने अपने पीढ़ियां बदलनी हैं, जो वेद जी कह रहे थे, क्या आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दो। क्यों कह रहे हैं वो ये बात? डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे थे, और भी बड़े बड़े लोगों ने कही, ज्योतिबा फुले भी यही कह रहे थे। सावित्रीबाई फुले की साड़ी पे भी कीचड़ इसीलिए लगा था। किस लिए? कि ये हमारा समाज पढ़े, शिक्षा प्राप्त करे और नए धंधे करना सीखे, अपने अंदर योग्यता पैदा करे और सारी दुनिया पे छा जाए। इसके अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत और इतनी प्रतिभा है, लेकिन इसको इच्छा ही नहीं है, इसको कोई परवाह ही नहीं है। वो अपने आप ही, हमें क्या करना है जी पढ़ के, बच्चे बस 2 रोटी के लायक हो जाएं। क्या हम डंगर हैं कि सिर्फ पेट भरने के लिए पैदा हुए दुनिया के अंदर? हम एक इंसान है, और एक इंसान के अंदर जो सारी शक्ति होती है, मुश्किलें तो सबको होती हैं। कोई समाज ऐसा नहीं रहा आज तक दुनिया के अंदर जिसको मुश्किलें ना आए हो। ऐसी मुश्किलें भी आई आदमी के सामने कि बड़े बड़े जानवरों से मुकाबला हुआ। ऐसी मुश्किलें भी आई कि राजा के जब हाथियों के नीचे लोगों को कुचला जाता रहा। कैसी कैसी मुश्किलें नहीं आई। बेगार के अंदर पूरे गांव को इकट्ठा करके उनसे काम करवाया जाता, कोई पैसा नहीं दिया जाता रहा। ऐसी ऐसी मुश्किलों से हमारा समाज निकला। कोई नई बात है मुश्किलें, इसकी तो आदत है हमें, लेकिन कैसे हमें आगे बढ़ना है? दूसरी चीज क्या है जो फिर वेद जी कह रहे थे? पावर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी देन पता क्या है? ये जो वोट का अधिकार है आपको, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, सबका एक वोट है। जो सबसे बड़ा अमीर आदमी है इंडिया का, अंबानी, उसकी भी एक गिनती होती है। और जो सबसे गरीब अनपढ़ दूर झोपड़ी में रहता है, शाम की रोटी खाने के लिए जिसके पास साधन नहीं, उसका भी एक ही वोट गिना जाता है। इस मामले में बराबर कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक ही कलम ने। यदि आप पूरी दुनिया में देखोगे ना कि औरतों को वोट डालने का कैसे मिला, कई साल तक इस बात के लिए संघर्ष आंदोलन होते रहे कि औरतों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, अनपढ़ों को भी मिलना चाहिए, गरीबों को भी मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कलम, वो जानते थे इस तकलीफ को, इसीलिए लोग आते हैं आपके बाद 5 साल तक हाथ जोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि एक बार और मौका दे दो, और आप पिघल जाते हो इस बात से। जैसे कह रहे थे कि आपकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं करेगा, आपकी समस्या का समाधान, यदि आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। देख, चीज़ों के माध्यम से कौन से उन्होंने प्रावधान बनाए कि जो हमारी गरीबों की, ऐसे समाज की जिनको सार्वजनिक जीवन में या जो सार्वजनिक जगहें, चाहे सड़क हो, चाहे तालाब हो, कुएँ हो, जोड़ हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, जिनमें उनका कोई जाने का, उनको भोगने का कोई रास्ता नहीं था उनके पास, ऐसे समय पे वो आए और वो सब चीज़ें करके दिखाई
की हमारे लिए, जिनको हम आज अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर रहे हैं, और ज़्यादा उसको प्राप्त करने के लिए हम उन्हीं से सीखना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने प्राप्त किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में ज़्यादातर यहाँ बातें हुई हैं कि किस तरीके से उन्होंने कब पैदा हुए, क्या किया, क्या क्या संघर्ष किए, कैसा मुश्किल उनका जीवन था, बचपन था, परिवार की दृष्टि से भी, संसाधनों की दृष्टि से भी, समाज में भी कितनी उपेक्षा और तिरस्कार, अपमान उनको सहन करना पड़ा। लेकिन सारी चीज़ों को सहन करते हुए या उन सब चीज़ों का जवाब देते हुए वे लगातार आगे ही आगे बढ़ते चले गए और सारी दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, कहाँ कहाँ नहीं गए, कौन कौन सी डिग्रियां हासिल करी। जितने भी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई थी, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे कुछ भी हो, कि कैसे दुनिया में परिवर्तन हुए थे और कैसे वहाँ के लोगों ने उठ कर के आंदोलन किए थे और अपने जीवन के रास्ते बनाए थे। उन अनुभवों को हमारे सामने रखा था कि यदि हम भी हिम्मत करेंगे, हम भी अपने संगठन बना करके आगे बढ़ेंगे, तो जैसे दुनिया में गरीब लोगों ने अपने जीवन के लिए रास्ते बनाए तो हम भी बना सकते हैं। वो पूरा ज्ञान लगा करके दुनिया से समेट के लेकर के आए, और पूरी दुनिया से ही नहीं बल्कि जो हिंदुस्तान का भी जो ज्ञान था पुराना, चाहे उसमें महात्मा बुद्ध का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे गुरु रविदास का हो, गुरु नानक का हो, ये जितने भी महापुरुष हुए कि उन्होंने किस तरह से अपने समय में काम किया, उनके कौन से सवाल और मुद्दे थे, कि उन सबको उन्होंने अपने ज्ञान का हिस्सा बनाया, जाना, उनको समझा और हमारे लिए उसको पेश कर दिया इस तरीके से। अब उसको, उस ज्ञान को जो उनकी 50 किताबों के अंदर मौजूद है, उसको हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां कैसे पढ़ती हैं और कैसे उसमें से अपने ज़िंदगी के रास्ते निकालती हैं, ये अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने तो बना के दे दिया, लेकिन हम उसका कैसे प्रयोग करें, ये हमारे सामने सवाल होता है। जब वो सारी दुनिया में पढ़ने के बाद भारत में आए तो उनको एक बहुत ऊंचा ओहदा मिला और ऊंचे ओहदे पे लग गए, वो उनको लगना ही था, क्योंकि जिस राजा के वजीफे से वो बाहर शिक्षा लेने के लिए गए थे, उनके साथ उनका ये समझौता था कि कुछ समय के लिए आप यहाँ मेरे राज्य में नौकरी करोगे, मेरी सेवा करोगे मेरे राज्य की, क्योंकि मैं आपको वजीफा दे रहा हूँ। अब वो बहुत बड़े अफसर लग गए, सेना के सचिव, सबसे बड़ा अधिकारी। लेकिन वहाँ उन्होंने महसूस किया कि जिस जगह पे वो गए, ना तो वहाँ उनको रहने के लिए मकान कोई दे रहा है, जो उनके चपड़ासी है वो उनको पानी भी नहीं दे रहा है, जो उन्होंने जिनकी सेवा करनी थी, जिनका यही काम था, वो उनको कागज भी ऐसे लकड़ी के साथ सरकारे हैं कि कभी छू ना जाए। तो उनको ये बात समझ में आई कि जो मेरी सारी विद्या है, सारी शिक्षा है, सारा ज्ञान है, सारी प्रतिभा है, सारी मेरिट है, वो तो जीरो है इस समाज के अंदर, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ जो इसको अपने आप में एक अभिशाप माना जाता है। इसलिए मेरा बड़ा अफसर बनना, बड़ा आदमी बनना, बहुत अच्छी नौकरी करना, कोट पैंट डाल करके सरकारों में चले जाना, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा समाज यदि पिछड़ा हुआ है, पीछे है, तो मैं आगे जाके क्या करूंगा। तो यही बात, उनको ये बात समझ में आई और उन्होंने इस बात को दूर करने के लिए अपने समाज के अंदर काम करना शुरू किया। अब वो पैदा हुए थे 1891 में और 1923 में, यानी कि उनकी उम्र थी लगभग, आप मान के चलो कि भी 30 साल के आसपास, उन्होंने एक सभा बनाई जो बहिष्कृत सभा थी। उसमें जो उन्होंने बोला कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, क्यों ऐसा कर रहा हूं, वो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं। खुद डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए काम के होंगे। उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ पे बोलते हुए कि
हमारे समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए, कि जो चारों तरफ की जो हमारे समाज की तरक्की हो, उसके लिए मैं पूरी शक्ति और प्रामाणिकता से कोशिश करूंगा। जैसे शपथ लेते हैं ना, ये उन्होंने शपथ ली और पूरी जिंदगी निभाई कि उस समाज के लिए सर्वांगीण उन्नति के लिए और पूरी शक्ति से कोशिश करूंगा। इसी काम के लिए मैंने शिक्षा ग्रहण की है, अफसर बनने के लिए नहीं की, कोई बढ़िया नौकरी मिल जाएगी इसलिए नहीं की, अपने समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए, इसीलिए मैंने शिक्षा ग्रहण की है। मैं अपने ज्ञान का प्रयोग केवल अपने या अपनी जाति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण अछूत समाज की मुक्ति के लिए करूंगा। केवल अपने लिए या अपनी जाति के लिए नहीं, बल्कि ये जो संपूर्ण अछूत समाज है, जो और अछूत समाज एक बहुत बड़ा समाज था उस समय में जहां पे वो पैदा हुए, कि जो भी हाथ से काम करता था वो एक तरह से इस शूद्र की श्रेणी में था, चाहे किसान हो चाहे कुछ हो, वो सब उसी श्रेणी में आते थे, चौथा वर्ण जो आता है, कि उनके लिए, उनकी मुक्ति के लिए काम करूंगा। अपने ज्ञान का प्रयोग किस लिए करूंगा? समस्त समाज की मुक्ति के लिए। अब ये मुक्ति बहुत बड़ा शब्द है, लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए जंगलों में जा रहे, तरह तरह की भक्ति कर रहे। मुक्ति किस चीज से मुक्ति? उनकी मुक्ति थी जो हमारी रूढ़िवादिता है, जो गुलामी है, जो इस चीज का विचार है कि हमारे लोग अपने आप से ही डरे हुए हैं, कि थोड़े छोटे छोटे भय उनके अंदर शामिल है, कि उनको मैंने उससे मुक्त करना है, मुक्ति के लिए करूंगा। फिर क्या कहा? इसके लिए मैंने कई कार्यक्रम बनाए हैं इस काम के लिए। यदि ये सफल रहे तो इनसे अछूत और सवर्ण दोनों को बहुत लाभ होगा। जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ अछूतों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड के लिए काम किया, वो बात नहीं है। उन्होंने सबके लिए काम किया, स्वर्णों के लिए काम किया। क्या काम किया? क्योंकि स्वर्णों को भी बंदे बनना, आदमी बनना है। जब वो जातिवादी होते हैं, वर्णवादी होते हैं, तो उनकी भी इंसानियत आधी रह जाती है। वो अपने स्वार्थ में अंधे होकर के, अपने छोटे लालच के लिए, सुख के लिए दूसरों का शोषण करते हैं और दूसरों को इंसान नहीं समझते, तो उनकी भी इंसानियत खत्म होती है। वो भी इस बात का एक तरह से अभिशाप ही झेल रहे हैं कि वो अपने आप को हैं तो कुछ भी नहीं और पता नहीं क्या समझे बैठे। और वो जब उनसे आप बात करेंगे कि वो किस तरीके से, क्योंकि मुफ्त का खाना दुनिया में इस पूरे समाज के अंदर उसको दीनहीन होना पड़ता है, कैसे चाहे कोई तारीफ करके खा ले मुफ्त, या फिर जो है कोई भीख मांग के ऐसे दीन बन के मांग ले, बात एक ही है, मकसद एक ही है। कोई तारीफ करके हाँ जजमान आप बहुत महान हो, या फिर कोई ये कहेगा कि मेरा तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया, आप दे दो कुछ, दीनता के साथ मांग ले या आपकी तारीफ करके मांग ले। वो बहुत मुश्किल काम है दोनों ही। तो उनकी इंसानियत, आदमीपना खत्म हो जाता है। क्योंकि जो इंसानियत है, आदमी है, उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो करके खाने वाला बंदा है। आदमी है इस कारण से कि वो कुछ नया कर सकता है। देखो जितने भी दुनिया के अंदर जीव जगत में जानवर प्राणी हैं, सब कोई नई चीज नहीं बनाता, जो मिलता है उसको खा लेता है। शेर हिरण को मार के खा लेता है, वो हिरण को बनाता थोड़ी है, कोई पकाता है उसके लिए नहीं। जितने पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे ऐसे सब खा लेते हैं। लेकिन आदमी एक ऐसा प्राणी है जो बना के खाता है, अनाज पैदा करता है, उसको तरह तरह से चीजें बनाता है, जो जिस रूप में उसको मिलती हैं उस रूप में नहीं, बल्कि उसको अपने तरीके से बनाता है। ये सीमेंट है, रेता, बजरी सब मिलता है हमें, लकड़ी भी मिलती है, लेकिन ये चौखट नहीं मिलती बनी बनाई, ये माइक या टेबल या कुर्सी नहीं मिलती, लकड़ी मिलती है हमें। ये आदमी ने बनाई है, कोई और जानवर नहीं बना सकता इस चीज को। और जो जानवर बना भी सकते हैं, घोंसले वगैरह बनाते हैं, थोड़ी बहुती बुद्धि है, वो वही है जो पहले 4 साल पहले बनाते थे, आज भी उसी तरह के घोंसले बना रहे हैं, उनमें कोई तरक्की नहीं हुई। लेकिन इंसान है वो लगातार तरक्की करते जा रहा है। तो ये कहता है कि भी मैंने कई कार्यक्रम बनाए हैं, सबको बहुत लाभ होगा, अछूतों को भी और स्वर्णों को भी। यदि अछूतों की ढेर सारी समस्याएं हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं? वो लगातार
वेद जी सब जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने भी उन्हीं का जिक्र किया था, वो सिलसिला चल रहा है। ढेर सारी समस्याएं हैं। मैं जानता हूं कि मैं इन सभी का समाधान नहीं कर सकता। डॉक्टर BR अंबेडकर को कोई गलतफहमी नहीं थी कि वो कोई मसीहा या अवतार बन के आए हैं कि मैं आपकी सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। वो पहले ही कहते हैं, इसीलिए ये सारी समस्याएं बाद में बची हुई हैं आपके लिए। बहुत सारे लोग न्यू भी सोचते होंगे डॉक्टर अंबेडकर न्यू क्यों नहीं कर गए, न्यू क्यों नहीं कर गए, ऐसे भी कर जाते वैसे भी कर जाते। भाई डॉक्टर अंबेडकर जो कर गए कुछ आप भी कर लो। उन्हीं से ही सारी अपेक्षाएं करोगे कि पुराने हमारे बुजुर्ग ही कर जाते सारा कुछ सजा के दे जाते हमारे को प्लेट में। कुछ हमें भी अपना संघर्ष करने की जरूरत है, हमें भी अपने उससे निकलने की जरूरत है। तो वो कह रहे कि भी मैं समाधान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इन समस्याओं की ओर विश्व का ध्यान अवश्य आकर्षित कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं सारी दुनिया का जो अछूतों की समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकता हूं। भाई ध्यान आकर्षित करना बहुत बड़ी बात है। देखो दुनिया में जिस समस्या की बात चलती है वही समस्या दूर होती है, जिसकी बात ही नहीं चलेगी उसका समाधान तो छोड़ दो। इसलिए ध्यान आकर्षित करना, पहले ये बताना कि ये समस्या है कि इस गली में खड्डा है, ये मानना। यदि कोई यही कहता रहे कि देखो जी गरीबी तो पिछले जन्म का एक कर्म था और ये तो कोई समस्या बनी नहीं, फिर भाई तुमने करया था भुगतो, ये तो सारी चीजों का समाधान बना पड़ा। फिर तो पहले समस्या मानना किसी चीज को सबसे पहले तो कि समस्या है ये, और फिर उसकी बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। समाधान अपने आप हो जाएगा, पहले समस्या तो चिन्हित करो, उसकी बात तो चलाओ कि मैं सारे विश्व का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं। और फिर क्या कहा, अछूतों की समस्या हिमालय जैसी है। हिमालय दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है। अछूतों की जो समस्या हिमालय जैसी है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मैं हिमालय से सर टकरा कर अपना सिर फोड़ लूंगा। किससे? हिमालय से नहीं। ये जो अछूतों की, दलितों की जो समस्याएं हिमालय जैसी, इन समस्याओं के समाधान के लिए मैं अपना सर टकरा के सर फोड़ लूंगा। सारी जिंदगी फोड़ते रहे अपना सर, सारी जिंदगी लड़ते रहे, फोड़ लूंगा हिमालय की तरह। हिमालय पर्वत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, समस्याओं का क्या पता कुछ ना बिगड़े, शायद समाधान भी ना हो, किंतु खून से लथपथ मेरा माथा देखकर 7 करोड़ अछूत हिमालय को मिट्टी में मिलाने के लिए अवश्य ही तत्पर होंगे। कि मेरा त्याग देख करके, मेरा माथे का खून देख के ये जो 7 करोड़ अछूत है, शायद ये पिघल जाएं और इन समस्या को, अपनी समस्याओं को मिट्टी में मिलाने के लिए, दूर करने के लिए इन समस्याओं को तत्पर हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो ये सोए पड़े हैं, ना उनको कोई समस्या नजर आती है, ना उस समस्या को दूर करने के लिए उनके अंदर कोई इच्छा पैदा हो रही। सब भगवान की करनी मान के बैठे हुए हैं कि हम तो इसी लायक थे, इसी जन्म में पैदा हुए, पिछले जन्मा का कर्म है, इसीलिए यहां पैदा हुए, अब सेवा करो, अगले जन्म में शायद कुछ बात बन जाए। इस बात को भाग्य के सहारे लेकर के बैठे हुए हैं। शायद ये कहा उन्होंने, अब देखो अपने ऊपर निर्भर करता है। पहले तो 7 करोड़ थे, अब तो मेरे ख्याल में 30-40 करोड़ तो हो रहे होंगे, 30 करोड़ तो ज्यादा ही हो रहे होंगे। तो इतनी बड़ी शक्ति बैठी हुई है ये, लेकिन ये शक्ति का क्या करेंगे? शक्ति सोई पड़ी है। शक्ति जो है मतलब मंदिरा में पड़ी है, माथा रगड़ रही है, उसी बात के लेकर पड़ी है। ये वो कह रहे थे कि शायद 7 करोड़ अछूत हिमालय को मिट्टी में मिलाने के लिए अवश्य ही तत्पर होंगे और इसके लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी तैयार होंगे। ये उम्मीद की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे से कि इन समस्याओं को मिट्टी में मिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी तैयार होंगे। इन समस्याओं के लिए क्यों? एक मेरी जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं है? ये जो इतना बड़ा समाज है, शायद मेरी जिंदगी उनके काम आ जाए। ऐसे ही कोई विचार आपको पता है, कोई भी पौधा, पेड़ पौधा ऐसे नहीं पड़ता, उसमें पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। इसी तरह से विचारों में भी, संघर्षों में भी
विचार में पानी देना पड़ता है। किस चीज का पानी देना पड़ता है? शहादत का, बलिदान का, खून का, उसको मांगता है वो। एक पीढ़ी को खपना पड़ता है। जैसे वेद जी कह रहे थे कि आप कुछ भी करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, एक पीढ़ी को खपना पड़ेगा। जिसकी खप ली वो आगे पहुंच गए, जिसने जोन सी पीढ़ी खप जाएगी उसके बाद उसका रास्ता बदल जाएगा। अब आप देख लो, आपने खपना कि नहीं खपना। जो खप लेगा उसकी अगली पीढ़ियों का रास्ता बदल जाएगा। तो ये तो डॉक्टर अंबेडकर ही लिख रहे हैं, कहते बलिदान करने के लिए भी तैयार होंगे, किंतु एक बात ध्यान रखें। ये उन्होंने चेतावनी भी दे दी थी। किस बात का ध्यान रखें? कि आपस में लड़ते रहोगे तो मैं तो क्या, सर्वशक्तिमान मानने जाने वाला ईश्वर भी कुछ करने में असमर्थ होगा। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं और ये 1923 के 1956 तक जिंदा रहे। 1923 के बाद ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आंदोलन शुरू हुआ। ये उनकी पहली स्पीच है जब वो ऐसे पब्लिक लाइफ में सबके सामने, मतलब लोगों के बीच में संगठन बना करके जब वो निकले थे। इससे पहले तो वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जान रहे थे, ज्ञान ले रहे थे। लेकिन जब उनको ये बात समझ में आई कि ये इतनी बड़ी 7 करोड़ की आबादी जो अपने आप को बेचारी लाचार समझती है, जो ये समझती है कि भाई हमारा तो कोई रखवाला नहीं है, उसको खुद को अपना रखवाला बनना पड़ेगा। शायद इसीलिए मैंने ये संघर्ष शुरू किए। तो उसी बात को शुरुआत करके और लास्ट तक, आखिर तक क्या क्या उन्होंने किया, ये 1923 की बात है। 1925 और 27 में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। क्या काम था? देखो, उनको ये बात पहचान में आ गई कि ये जो लोग हैं जो भेदभाव करते हैं वो क्यों करते हैं, और जो भेदभाव सहन करते हैं वो क्यों करते हैं। कि ये इसलिए करते हैं भेदभाव करने वाले लोग, जो स्वर्ण समाज जिसको हम कहते हैं, कि वो उसको अपना धर्म मानता है, अच्छा काम समझ के करता है कि हम तो धर्म को लागू कर रहे हैं। और वो धर्म क्या है? वो धर्म है वर्ण धर्म, कि 4 तरह के वर्ण हैं। एक ने ज्ञान लेना, एक के पास सत्ता है, पावर है, राज की हथियार है उसके पास, और एक के पास ये सारी संपत्ति है, धन दौलत है, और चौथे ने इनकी सेवा करनी है। ये है कि ऊपर वाले धर्म मानते हैं अपना कि सारे अपना अपना काम करें, बढ़िया बात है, अपना अपना काम करें। लेकिन इस चौथे वर्ण को, जिसमें अछूत, दलित, शूद्र सब शामिल हैं, स्त्रियां भी शामिल हैं, उनका तो कोई काम है ही नहीं, उन्होंने तो सेवा ही करनी। ना उन्होंने ज्ञान लेना, ना उन्होंने पावर लेनी, हथियार रखना, ताकत चाहिए मतलब हर चीज में, और ना उनके पास कोई संपत्ति होनी चाहिए। इसीलिए आपको पता है कि भाई सारी जमीनें किसी औरत के नाम भी थोड़े बहुत 1-2% कम होने लगे, तब होने लगी है इसकी वजह से। तो ये सारी दौलत जो है किस उसके नाम है, जो महेंद्र जी कह रहे थे कि बंटवारा हमारे हिस्से में भी आएगा कि नहीं आएगा कुछ। तो ये वो कह रहे थे कि लोग तो धर्म मान के करते हैं। तो और ये धर्म किस किताब में माना? वो एक किताब थी, उसका नाम था मनुस्मृति। इसीलिए उन्होंने वो जड़ाई फूकी, अब भाई ये कानून हम मानने वाले नहीं। अब ये हमारा समाज इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ये समाज जो भेदभाव पैदा करता है, ऊंच नीच मानता है, छोटा बड़ा समझता है, और ये कहता है कि भाई इतने बड़े समाज को 7 करोड़ से भी ज्यादा की जो आबादी है, या उससे भी और ज्यादा की जो आबादी है, उसको किसी तरह के कोई अधिकार नहीं है। ना वो संपत्ति रख सकता, ना ज्ञान ले सकता, ना सार्वजनिक जीवन में, सड़कों पे, स्कूलों में, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ एक व्यक्ति की जिंदगी के बड़े बड़े काम होते हैं वो सीखता है, उन सब में उसका कोई अधिकार नहीं है। हम इस बात को मानने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने वो किताब जड़ाई इस बात के लिए कि लोगों के दिमाग में जो ये बात बनी हुई है भाग्य की, नियति की और धर्म की, धर्म को मान करके भेदभाव करते हैं, तो ये बात हम सहन करने वाले नहीं। उसी तरीके से उन्होंने एक और फिर आंदोलन चलाया। देखिए छोटे छोटे आंदोलन है। पानी पीने का आंदोलन, एक जोड़ है कि उसमें कुत्ते पानी पी सकते हैं, उसमें डंगर नहा सकते हैं,
कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक समाज उसको छू नहीं सकता, उसके किनारे बैठ नहीं सकता। ये कैसा समाज है, कैसी दुनिया है कि एक जानवर उसमें पानी पी सकता है, आदमी उसके नजदीक नहीं फटक सकते। ऐसा नहीं है कि उस जोड़ का पानी कोई अमृत था, या उसको पी के अमर हो जाता सारा, या सबके पाप धुल जाते, या मोक्ष और मुक्ति मिल जाती, या दलितों की सारी समस्याएं सुलझा जाती है। ये नहीं था। बात सिर्फ ये थी कि भी ये जोड़ है, ये सार्वजनिक है, ये सबका है, और इसमें जो पानी है ये प्राकृतिक है, ये भी सबका है, किसी ने नहीं बनाया। तो इस पे जैसे दूसरे लोगों का अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। जोड़ का पानी पीने से कोई वो अमृत नहीं था, सिर्फ एक ही बात उसके पीछे थी कि ये हमारा अधिकार है। जिस तरह से सारी जिन चीजें मिली हुई हैं प्रकृति से या मनुष्य ने जो बनाई है, जो जिसमें सबका हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, ये दावा उन्होंने करा कि हमारा भी हिस्सा मिले। और ये इतना आसान नहीं था। उसके अंदर डॉक्टर अंबेडकर, महाड़ नाम की जगह थी, वो जगह का नाम है महाड़। उस डॉक्टर अंबेडकर तो रहते थे बंबई के रहने वाले थे, वहां से वहां तक आए, और डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जिस तरह से अटैक हुए थे, उनको बहुत पहले ही बता दिया गया था कि आप ना आए यहां पे, या आप चले जाएं, आपको मारने की पूरी योजना है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे एक नीडर आदमी थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, यदि मेरे समाज के जो लोग हैं, यदि उनके ऊपर हमला होता है तो मैं छुप के कहीं दूर नहीं बैठ सकता, क्योंकि सारे लोग ये चाहते थे कि हमारा नेता को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी और किसी को कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, हम भुगत लेंगे। 4 आदमी 10 आदमी लोग पैदा होते हैं और मरते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जो हमारे सबके लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए 2 बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ ऐसा हुआ। क्योंकि एक और दूसरा आंदोलन था जिसके अंदर एक मंदिर से वो निकालनी थी सवारी झांकी, उसके अंदर वो खुद के एक खास जाति के लोग उसको सवारी को निकालते थे। उन्होंने कहा कि हम भी इसमें शामिल होंगे, इसका दरवाजा खुलेगा, और इतनी जनता उनके साथ थी, और वो क्या नजारा रहा होगा, मतलब चारों तरफ से लोग अंबेडकर की काल पे इकट्ठे होकर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हो कि वो मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए तरस रहे थे? अलग से मंदिर बनवा लेते। अंबेडकर के पास इतने लोग तो थे, इतने संसाधन भी थे, कोई पुजारी बनना था उन्होंने अंबेडकर उस मंदिर का, कुछ नहीं करना था उन्होंने। शायद कभी मंदिर में गए भी नहीं होंगे, कोई प्रसाद खाने के लिए लालची हो रहे थे वो कि हमें भी इस मंदिर में मिले, नहीं, सिर्फ इसी बात के लिए कि जो अधिकार दूसरे लोगों के हैं हमारे क्यों नहीं। जो सब लोगों के लिए चीज बनी हुई है वो हमें भी मिलनी चाहिए, हम भी उसके हकदार हैं। इसके लिए चाहे फिर वो कुछ भी हो। लोग ना कुर्डियों के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं, इसलिए नहीं लड़ते कि उसके बिना उनकी जान सूखी जा रही है। लेकिन यदि कोई हमारा हक दबा के रखता है, कोई हमारा शोषण करना चाहता है, कोई धौंस देना चाहता है, तो इसको हम सहन नहीं करेंगे। ये मैसेज, ये संदेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन सब चीजों के माध्यम से देना चाह रहे थे। और जब वो उस पालकी में, उस गाड़ी का उसने हाथ पकड़ा, साथ साथ लगे कि हम भी लगेंगे साथ, और जो योजना पहले से बनी हुई थी, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, यहां सारे पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपको समझ में आएगा। इसलिए नहीं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी जान प्यारी नहीं थी, उनको भी जिंदा रहना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी वो मार खाने के लिए किस लिए तैयार थे कि शायद मेरे कौम के लोग, मेरे समुदाय के लोग, मेरे वर्ग के लोग, ये शोषित वंचित पीड़ित लोग जागेंगे, शायद ये लड़ने के लिए तैयार हों। हमारा एक एक आदमी यहां जो जैसे खागड़ होते हैं ना, मारने जोटे, उनको लाठी के साथ बाहर भगा देगा, लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं है कि कोई एक इतना सा बच्चा भी उसको गाली देगा तो हाथ जोड़ने लग जाएगा। ये कहां से आता है? उसके अंदर इतनी ताकत है शारीरिक तौर पे, लेकिन उसका दिमाग एक गुलाम कि वो छोटे से बच्चे को भी पांव की तरफ भागता है। उसने अपने दिमाग से उसकी एक बना रखी है उसने खुद। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी काम हैं, चाहे कोई भी काम आप ले लो, उन्होंने सिर्फ एक ही बात करी कि हमारे लोग जागें,
हमारे लोग अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर हो जाएं, खड़े हो जाएं और उसके लिए अपना खून तक, अपना बलिदान तक देने के लिए तैयार रहे। इस बात के लिए सारा संघर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। और वो कौन सी बातें थी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है? एक तो शिक्षा ही है, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था है इसमें क्या चीज है? ज्ञान, जो आपके लिए नहीं है, जो मेहनत का समाज के लिए नहीं है, जिसके रास्ते आपको पता है कहानियों का, कि यदि कोई बंदा लुक छुप कर भी ज्ञान ले लेता था, कहानियां आती हैं ऐसी एकलव्य की, तो उसके भी वो जो उसने प्राप्त कराया शिक्षा, वो भी उसका अंगूठा काट लेते, यानी कि छीन लेते थे। वो प्रैक्टिस ना कर सके, वो उसका उपयोग ना कर सके। जो उसने खुद अपनी मेहनत से सीखा है छुप छुपा करके, उसको भी वापस ले लेते थे षड्यंत्रों के द्वारा। कि ये ना हो, शिक्षा सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा के अंदर। यदि आप अपना धंधा बदलना चाहते हैं, जो पुश्तैनी तौर पे हमारे को दिया गया है, वो आप शिक्षा से ही बदल सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के अंदर आप खपते चले जाएंगे। यदि आपने अपने पीढ़ियां बदलनी हैं, जो वेद जी कह रहे थे, क्या आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दो। क्यों कह रहे हैं वो ये बात? डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे थे, और भी बड़े बड़े लोगों ने कही, ज्योतिबा फुले भी यही कह रहे थे। सावित्रीबाई फुले की साड़ी पे भी कीचड़ इसीलिए लगा था। किस लिए? कि ये हमारा समाज पढ़े, शिक्षा प्राप्त करे और नए धंधे करना सीखे, अपने अंदर योग्यता पैदा करे और सारी दुनिया पे छा जाए। इसके अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत और इतनी प्रतिभा है, लेकिन इसको इच्छा ही नहीं है, इसको कोई परवाह ही नहीं है। वो अपने आप ही, हमें क्या करना है जी पढ़ के, बच्चे बस 2 रोटी के लायक हो जाएं। क्या हम डंगर हैं कि सिर्फ पेट भरने के लिए पैदा हुए दुनिया के अंदर? हम एक इंसान है, और एक इंसान के अंदर जो सारी शक्ति होती है, मुश्किलें तो सबको होती हैं। कोई समाज ऐसा नहीं रहा आज तक दुनिया के अंदर जिसको मुश्किलें ना आए हो। ऐसी मुश्किलें भी आई आदमी के सामने कि बड़े बड़े जानवरों से मुकाबला हुआ। ऐसी मुश्किलें भी आई कि राजा के जब हाथियों के नीचे लोगों को कुचला जाता रहा। कैसी कैसी मुश्किलें नहीं आई। बेगार के अंदर पूरे गांव को इकट्ठा करके उनसे काम करवाया जाता, कोई पैसा नहीं दिया जाता रहा। ऐसी ऐसी मुश्किलों से हमारा समाज निकला। कोई नई बात है मुश्किलें, इसकी तो आदत है हमें, लेकिन कैसे हमें आगे बढ़ना है? दूसरी चीज क्या है जो फिर वेद जी कह रहे थे? पावर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी देन पता क्या है? ये जो वोट का अधिकार है आपको, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, सबका एक वोट है। जो सबसे बड़ा अमीर आदमी है इंडिया का, अंबानी, उसकी भी एक गिनती होती है। और जो सबसे गरीब अनपढ़ दूर झोपड़ी में रहता है, शाम की रोटी खाने के लिए जिसके पास साधन नहीं, उसका भी एक ही वोट गिना जाता है। इस मामले में बराबर कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक ही कलम ने। यदि आप पूरी दुनिया में देखोगे ना कि औरतों को वोट डालने का कैसे मिला, कई कई साल तक इस बात के लिए संघर्ष आंदोलन होते रहे कि औरतों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए, अनपढ़ों को भी मिलना चाहिए, गरीबों को भी मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कलम, वो जानते थे इस तकलीफ को, इसीलिए लोग आते हैं आपके बाद 5 साल तक हाथ जोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि एक बार और मौका दे दो, और आप पिघल जाते हो इस बात से, जैसे कह रहे थे कि आपकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं करेगा। आपकी समस्या का समाधान, यदि आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। देखो मैं एक उदाहरण देता हूं। एक नारा आया था जी, इंदिरा गांधी ने दिया था, गरीबी हटाओ। इसका मैं कई बार दे देता हूं उदाहरण, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, पता क्यों नहीं हटी? क्योंकि ये नारा एक प्रधानमंत्री ने दिया था। यदि ये लोग गरीब है ना, जो यदि वो कहेंगे ना गरीबी हटाओ, उसी दिन हट जाएगी, उसी दिन, एक दिन नहीं ठहर सकती। ये तो कंधे नहीं, वो कह रहे हैं हम हटाएंगे गरीबी। बताओ उनने क्या लेना, उनका गरीबी नहीं, उनने हटाने की भी क्या जरूरत है? भाई जब तक ये जनता जिसकी समस्या है वो नहीं कहती, तब तक समाधान नहीं होना। ऊपर से जो बात कही गई है
कोई भी समस्या ले लो आप, जब जिसकी समस्या वो बोल लेगा और संगठित होकर बोल लेगा, ताकत के साथ बोल लेगा, तब वो समस्या दूर होएगी। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बातें बताई, उसमें देखो सारी दुनिया में तो वो ज्ञान लेकर आए। वो क्या ज्ञान लेकर आए? अगर भाई कोई भी समाज जब अच्छा सभ्य समाज बन सकता है, जब उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, आजादी। किस चीज की आजादी? मैं कोई सा भी काम कर लूं, मैं कोई भी काम सीख लूं, मैं कोई भी चीज कर सकूं, कैसा ही खाना खाऊं, कैसे ही कपड़े डालूं, छोटी छोटी जो चीजें हैं जिंदगी की, वो मेरे को स्वतंत्रता होनी चाहिए उस बात की। ये नहीं है कि ना तो फलानी जाति का तेरा दाखला नहीं होने का, ना ये तो लड़की है तो ना जीन्स नहीं डालनी, पैंट नहीं डालनी, कुर्ता नहीं डालना, नहीं 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 नहीं। आजादी। यदि किसी समाज में आजादी नहीं है, छूट नहीं है कि ना तुम इसमें नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो वो एक सभ्य समाज नहीं है। उस समाज को बदलने के लायक है, आजादी बनाने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है? समानता होनी चाहिए, बराबरी, कि सबको बराबर के मौके मिले। नतीजे चाहे बराबर ना निकलो, कि भाई ये बराबरी का ये मतलब नहीं है कि सबको 5 रोटी मिलेंगी, सारे 6 फुट के होंगे, सारे 3 नंबर की जुत्ती डाल लेंगे, ना, ये नहीं है बराबरी। बराबरी का मतलब है बराबर के मौके, सबको बराबर की शिक्षा, जो अपने विकास के अवसर होते हैं वो बराबर मिले। यदि वो बराबर नहीं है तो कुछ लोग जिनके पास ज्यादा, वो अपने आप ही आगे निकल जाएंगे। आरक्षण भी इसीलिए लागू करा था कि यदि आप एक बहुत ही कुपोषित बच्चा, जिसको खाने का नहीं मिलता, बहुत ही कुपोषित है, और उसकी कुश्ती पहलवान के साथ कराओगे, कौन जीतेगा पहले ही पता है। यदि आपने मुकाबला करना है, कंपटीशन करना है, तो बराबर के अवसर होने चाहिए। एक बच्चा तो पूरी तरह से उसके पास गाइडेंस भी है, उसके पास अच्छे स्कूल भी हैं, अच्छे टीचर भी हैं, ट्यूशन भी है, सब कुछ है, और पूरी तरह से छूट भी है। और एक बच्चा जिसके माँ बाप अनपढ़ है, जिसके घर में एक ही कमरा है, उसे में डंगर बंद रहे, उसी के अंदर कोई लाइट नहीं, कोई बिजली नहीं, एक ऐसा टूटा फूटा स्कूल है जिसमें ना टीचर ना बैठने की जगह, उसको घर का काम भी करना पड़ता है बच्चे को, कोई गाइडेंस नहीं है। यदि इन दोनों बच्चों का मुकाबला करोगे तो कौन आगे आएगा? जिसके पास पहले से ही चीजें हैं वही आएगा। ये तो हमेशा ही पीछे रहेंगे, इसका मतलब। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि इस देश के अंदर यदि परिस्थितियां अलग अलग हैं तो नीतियां भी अलग अलग ही बनेंगी। जैसे कुछ लोग अभी मुंह पाड़ के कहते हैं नहीं कि सब बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अवसर बराबर होने चाहिए, नतीजे नहीं। उसके बाद देखते हैं कौन तरक्की करता है। यदि अवसर बराबर नहीं है और फिर मेरिट 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 की चिल्लाते हैं, वो बात ठीक नहीं, वो बेईमानी है, वो झूठ है, वो धोखा है, छल है। मेरिट तो पहले ही बिक जाती है वहां जब ट्यूशन पे, कोचिंग सेंटर पे जो लोग फीस देते हैं, और एक बच्चे के पास स्कूल की फीस देने के लिए भी नहीं है, कौन मेरिट में आएगा? एक शहर में बैठा हुआ बच्चा और एक यहां गांव में बैठा हुआ बच्चा, उन दोनों में क्या मुकाबला हो सकता है? कौन मेरिट में आएगा? इसलिए यदि गैर बराबरी है, अवसरों की बराबरी होनी चाहिए कि सब जो है बराबर दौड़ेंगे, सबको एक जैसे समान अवसर मिलेंगे, तब पता चलेगा कौन इंटेलिजेंट है, कौन प्रतिभाशाली है, कौन मेरिट में आ सकता है। यदि पहले से ही आप मेरिट में बैठे हुए हैं, आरक्षण के बारे में और भी कह देते हैं जी, भाई आप इतनी जमीनों के, दुकानों के, फैक्ट्रियों के मालिक हो, उसको छोड़ दो, आप बराबर आ जाइए, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं इस देश में। जैसे औरतों को कहते हैं ना, भाई दहेज की जरूरत नहीं है, संपत्ति में अधिकार दे दो बांट के, दहेज क्यों मांगना? जोन सा मेरे को जमीन का खूंट आता है वो दे दे, क्या जरूरत है दहेज की? दे देंगे, दहेज की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो बात है ना, ये धोखे की बात होती है, मेरिट की और इस चीज की बात करना।
एक स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा भाईचारा। भाईचारा का क्या मतलब है कि ये जो अलग अलग से जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे, इलाका के नाम पे जो बटे हुए हैं लोग, ये नहीं ठीक। सारे आदमी एक जैसे हैं, सब एक ही तरीके से पैदा हुए हैं, सब इंसान हैं। ये छोटे छोटे आधार पे जो भाईचारे बड़े हुए हैं, बिरादरियां, ये खत्म होकर सारे इंसानों का एक भाईचारा हो, कोई नफरत ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो। ये भाईचारा, ये जिस समाज के अंदर ये तीन चीजें होंगी, वही समाज स्थापित करने की जरूरत है, वही आदर के योग्य है, उसी को सभ्य समाज कहा जा सकता है। और इस सभ्य समाज को बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर भी इतने संघर्ष करते रहे। क्यों करते रहे कि यार हमें आदमी नहीं समझा जाता, बराबर नहीं माना जाता, हमें कोई आजादी नहीं है, हमारा कोई भाईचारा नहीं, कि इसको करने के लिए वो करते रहे। और जब फिर उन्होंने मौका मिला, उन्होंने संविधान बनाया और ये बात उन्होंने करके दिखाई। उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रावधान डाले कि कोई आज से कोई भेदभाव नहीं होगा। हालांकि वो कानूनों में तो हैं, समाज में अभी लागू नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो समाज, कोई आदमी 1 इंच जमीन की नहीं छोड़ता, कोई आदमी जिसको जो मिल गया उस पावर को छोड़ना नहीं चाहता। जो पहले से जो समाज के अंदर जो चीजें बनी हुई लोग हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए संविधान में तो सारा कुछ है, कानून है, सब कुछ है, लेकिन समाज में वो लागू कैसे होगा? डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा ना कि भी मेरे लोग 7 करोड़ जब अपनी समस्याओं के हिमालय को मिट्टी में मिला देंगे और उसको दूर करने के लिए तत्पर हो जाएंगे और उसके लिए अपने खून का बलिदान तक करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब होएगा ये काम। ऐसे कोई प्लेट में सजा के नहीं देता गिफ्ट के तौर पे, कभी पैकिंग बनकावेगी आपके लिए, ये पकड़ो, ऐसे कोई देता नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसे। जिसने भी लिया है संघर्षों से लिया है। इसीलिए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 3 बातें कही थी, शिक्षित बनो। शिक्षित बनो मतलब ज्ञान लो, ज्ञान, अच्छे बुरे में फर्क करना सीखो। सिर्फ ये नहीं कि 10वीं का सर्टिफिकेट लिया है शिक्षा के नाम पे। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन सा हमारे फायदे में, कौन सा नुकसान में है, कौन सा बराबरी की बात कर रहा है, कौन सा किस चीज की बात कर रहा है, ये शिक्षा लो। विवेक पैदा करो, बुद्धि पैदा करो, तर्क पैदा करो। ऐसे ही मूर्तियां का आगे माथे ना रगड़ते रहो अपने। ये कहा इन्होंने कि अपना माथा जो है वो ठीक रखो। ये शिक्षा है कि माथे के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर कोई पुरानी चीजों को हावी ना होने दो। रूढ़िवादिता, पता नहीं जी कर्मा का फल भाग्य और पता नहीं क्या क्या, ये नहीं आने दो। अपनी बुद्धि को तीखा करो ताकि पुरानी जो बातें हैं वो आपके ऊपर हावी होकर आप उसमें फंसे ना रहो। शिक्षित बनो, ये कहा उन्होंने। फिर क्या कहा? संगठित हो। संगठित होने का क्या मतलब है? यही भाईचारा की जो हमारे अंदर छोटी छोटी बातें जो हमें इतने टुकड़े कर दिए, टुकड़े 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 के भी इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई ऐसी बात बने दयाल जी कि ये जो जितने लोगों के अंदर भ्रम फैले हुए हैं, अविश्वास है, संदेह है, छोटी छोटी बातों को लेकर के, वो सब दूर और संगठित होए लोग। क्यों संगठित होए? क्योंकि हमारे दुख तकलीफ एक ही हैं, एक ही है हमारी सारी समस्याओं की मां, वहीं से पैदा होती हैं सबके लिए। और हम समझते हैं मेरी समस्या का कारण यो है, ये समझता है उसकी समस्या का कारण है। ना 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 ना, हम सबकी समस्याओं का कारण एक ही है। उसको पछाणो, उसको देखो, संगठित हो उसके खिलाफ, और फिर क्या करो? संघर्ष करो। संघर्ष करो। किसका के लिए संघर्ष करो? इस दीवार के मारा टक्कर है, किसके साथ संघर्ष करना? संघर्ष करना अपने खुद के जो हमारे पिछड़े हुए विचार हैं, एक तो अंदर, क्योंकि हम अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, धर्म से, किताबों से, कहां कहां से क्या क्या नहीं सीखते, जो हमारे खिलाफ हैं बातें, जो हमें समानता की बात नहीं करते। सारे कहते हैं और तो एक रहा नहीं तो दो एक आधा मारे दिए करें, क्या बात हो, क्यों मार दिए करें भाई? जब ये सवाल उठेगा हम क्या आदमी नहीं है? संघर्ष करो कि अपने जो पिछड़े हुए विचार हैं उनके खिलाफ संघर्ष करो, मानसिक ताकत ग्रहण करो।
आदमी शरीर से नहीं तगड़ा होता, दिमाग से होता है। लड़ाई दिलेरी से लड़ी जाती है, बाजुओं की ताकत से नहीं। हाथी को क्या पता कितनी बड़ी होता है, हाथी में कितनी ताकत है, उसको पता ही नहीं। तो वह दिमाग में होती है ताकत आदमी की। इसलिए अपने दिमाग को शक्ति दो। कहां से मिलेगी? विचारों से मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर की खुराक पिलाया करो 1-1 चम्मच रोज, उनकी चेतना की, जो उन्होंने बातें कही, जो उनके विचार हैं, उनकी वो करने की जरूरत है। और जो ऐसी शक्तियां समाज के अंदर जो इस विचार को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा इनको तोड़ना चाहती है, इनको खराब करना चाहती है, आपस में लड़वाना चाहती है, आपकी वोट को नशे के चक्कर में 2 बोतल देकर खरीद कर ले जाते हैं, बुद्धू बना के आपकी थोड़ी सी बात के लिए कि 1 किलो चने मिल जाएंगे आपको, 1 किलो चावल में आपकी जिंदगी कट जाएगी, आपकी पीढ़ियां पार हो जाएंगी। उससे नहीं होने वाला का। तो आप जो है उसके खिलाफ संघर्ष करो। जो ऐसी शक्तियां जो आपको बेचारा बनाती है, जो दीन बनाती है, जो हमें सक्षम नहीं होने देती। तो यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदेश है। बाकी बातें तो कितनी कह लो। हमारी जिंदगी देखो, मैं एक बात बताऊं आपको सर, डॉक्टर अंबेडकर पढ़न की जानन की चीज को नहीं, वो तो जिंदा रहने की, अपने साथ जीने की बात है। उनका विचार तो अपनी जिंदगी में व्यवहार में करने की बात है। वो जानने की बात नहीं, कोई परीक्षा का सवाल नहीं है कि हमने लिखना है उसको। वो तो जीवन जीने का एक तरीका है कि अपने मान सम्मान के साथ जीना है, चाहे कष्ट कितने भी हो। हमने अपने अधिकार प्राप्त करने ही हैं, चाहे तकलीफें कितनी आए। 100 साल की गुलामी से 2 दिन की आजाद जिंदगी अच्छी। ये जो डॉक्टर अंबेडकर का संदेश है, ये उन्होंने कहा। तो और यही हम उनको याद करते हैं इन दिनों पे, इसीलिए वो हमारे लिए महान है। इसीलिए हमारे अंदर भी जो कमजोरी आती है, जो कमी है, जो डर है, जो ऐसे ख्याल आ जाए कभी कभार उल्टे पुल्टे, उनको ये डॉक्टर अंबेडकर सीधा कर दें। फिर इनकी आप सुन ले करो, इनके बारे में पढ़ ले करो। आपके बच्चे भी घर में पढ़ने लिखने वाले होंगे, कोई ना कोई किताब भी जरूर रखो। कभी कभी कहे करो कि सुनाइए एक अंबेडकर का, जिस तरह कहे करो रामायण की सुना दे एक कहानी। रामायण की कहानियां में थारे लिए कुछ नहीं, एक पुराण की कथा सुना दे। डॉक्टर अंबेडकर का कोई पाठ, कोई चैप्टर, कोई ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले का घर में करवा ले करो। उससे आएगी चेतना आपके परिवारों के अंदर, उससे बनेगा माहौल। यही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर अंबेडकर क्यों बने? उस जैसे तो उसके 10 भाई और थे, 11वें थे अंबेडकर, उनमें तो क्यों नहीं बन गए? बल्कि डॉक्टर अंबेडकर को ही कहते थे ये हमारे घर में आप सगुन पैदा हो गया, क्योंकि उनका सिर बहुत बड़ा था डॉक्टर अंबेडकर का। और फिर घर में कोई ना कोई नुकसान होगा, और बाई चांस थोड़े दिन पीछे उनकी मां भी गुजर गई, तो ये बात भी होगी कि इसकी वजह से हमारी मां गुजर गई। तो इतनी उपेक्षा परिवार के अंदर ही मिली डॉक्टर अंबेडकर को। इतने बड़े आदमी बने, दूसरे क्यों नहीं बन गए? इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने, उनके घरों में कबीर के और के सत्संग होते थे, और वो पढ़ के सुनाते थे, और धीरे धीरे वो कबीर की विद्रोही चेतना वो उनके अंदर चलती चली गई। और जब किसी आदमी के अंदर ये अंबेडकर की चेतना का, कबीर की चेतना का, बुद्ध की चेतना का खून दौड़ने लगता है ना, उस आदमी को फिर कोई गुलाम नहीं बना सकता, ना वो डरता किसी से। होगा अपने घर में 30 मार खा, अपनी जिंदगी के हम खुद ही मालिक हैं, है ना, ये कहने लगता है। तो वो चेतना को धारण करो। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र हम, हमारी वंशज, हमारे पूर्वज, ये इतने बड़े बड़े नाम है, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, कबीर, गुरु रविदास, गुरु नानक, बुद्ध, गोरखनाथ, तो क्या इतनी लंबी लिस्ट है। इतने बेचारे तो कदे नहीं हुए। उस बात को याद करो, हमारे ऊपर जिम्मेवारी कि बहुत लंबे समय तक हम इस बात को
नहीं झेल सकते, इस गुलामी को, इस दुर्दशा को, इस अभाव को, इस गलीज खाने को जो हमारे ऊपर थोपा गया है, इसको हम नहीं सहन कर सकते। तो इसके दूर करने के प्रयास करो, और इसके प्रयास की चाबी सरकारें हैं, संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनका अपना एक रोल है। लेकिन व्यवस्थाएं तो पीछे पीछे भागती हैं। यदि आप में ताकत होगी तो सारी व्यवस्था यहीं आ जाएगी, यहीं डीसी आएगा, यहीं सब आ जाएंगे, मिनिस्टर आ जाएंगे। लेकिन आप कुछ आने का प्रोग्राम तो रचो। जब इतिहास में बड़े बड़े बदलते हैं, आंदोलन होते हैं, क्रांतियां होती हैं, तो क्या होता है, तो वो माहौल पैदा करने की जरूरत है। और उसी में हमारे जो पीढ़ियां हैं वो हैं, उसी के अंदर ही वो संस्कार ग्रहण करते हैं, मनुष्यता का, मानवीय गरिमा का, हमारी पहचान का, मनुष्य होने का। तो वो उस चीज़ की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और मुझे यहाँ आकर के इसलिए भी ये अच्छा लगता है, पहले भी मैं आया था, अब भी। देखिए, सबसे बड़ा जो काम है दुनिया में, जो डॉक्टर अंबेडकर भी कर रहे थे, जो इस पूरी बातचीत में शामिल है, वो क्या है? ये जितनी भी चीजें बनी हुई हैं सब आदमियों ने बनाई। जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, जहाज से लेकर के सब चीजें, लेकिन आदमी बनाना सबसे जरूरी काम है, सबसे मुश्किल काम भी है। ये जो यहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं कविता, बच्चे बोल रहे हैं भाषण, जय भीम बोल रहे हैं, ये आदमी बनाने का काम है। ये मुंह में जुबान डालना लोगों के, असली काम ये है कि यहां पे आपने जो इन बच्चों के माध्यम से जो एक मनुष्य निर्माण की, एक निर्भीक नागरिक बनाने की जो आप काम कर रहे हो, इस सब के लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप इसी तरीके से काम करते चले जाइए। हमारे भाषणों से कुछ नहीं होना। ये इनके अंदर जब बात आएगी, जब इनके अंदर ये चीज आएगी जो आप कर रहे हैं, और इसी तरह से होता है। कोई इंजेक्शन नहीं लग दे इस बात के चेतना के, बंदा अपने आप ही लेता है। आपके परिवार में जो देखेंगे, आप घर में जेड़ी गंडासी रखो, शराब की बोतल रखो, आपके बच्चे वही करेंगे। आप घर में किताब रखो, आप घर के अंदर ये रखो, तो आपके बच्चे वही सीखेंगे। आप घर में किसी देवता की फोटो लगा ले, उसका आगे नमस्ते करेंगे। आप अंबेडकर की लगा ले, उसका क्या करेंगे? ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं आना आप वापस, वो नहीं आएंगे वापस। सिर्फ उनकी चेतना हमारे बीच में मौजूद है, उसको आप धारण करो, उसको जगाओ। यही आज के दिन का हमारे लिए जो काम वो छोड़ के गए हैं वो पूरे करने हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी मुझे इसमें शामिल होने का मौका दिया। बहुत